वह इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि लड़कियों की तरह अपना चेहरा छुपाने लगा था। वह भी चाहता था कि वह पलक को किस करे, लेकिन कभी भी उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह उसके इतने करीब जाए। लेकिन आज तो उससे पहले ही पलक उसके इतने करीब आकर उसे किस करके चली गई थी। तो वह यह फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं पलक भी बाहर निकलकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। उसकी धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी। उसका भी अविनाश की तरह ही हाल था और वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और शर्म से उसके गाल भी गुलाबी हो गए थे। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब रागिनी को उसकी बेचैनी का कारण पता चलेगा? और क्या होगा जब पलक को सृष्टि की हालत का पता चलेगा? सभी लोग तो ड्रेस सेलेक्ट करने लगे थे, लेकिन सारा बार बार ऋषि के आने का ही वेट कर रही थी। जब काफ़ी देर तक ऋषि नहीं आया तो फिर उसने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं कहाँ रह गया है। अब मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है उसकी। एक बार बता तो देता कि कहाँ पर है। और ये लड़की भी मेरी सुन ही नहीं रही है, ना कुछ बता रही है। उन्होंने यह सब रागिनी को देखकर कहा था। वहीं जब अभी ने उसे परेशान देखा तो उसकी आंखों ही आंखों में पूछा तो सारा ने नाम में सिर हिला दिया। फिर वह परेशान होकर खड़ी हुई और फिर से बालकनी की तरफ जाते हुए ऋषि को बार बार कॉल लगाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रजावत मेंशन के अंदर सभी लोग सृष्टि के रूम के अंदर थे। डॉक्टर सृष्टि के चेक कर रहे थे और दिलीप जी और महक जी और ऋषि एक साइड खड़े होकर उन्हें अपना काम करते हुए देख रहे थे। महक जी और दिलीप जी के चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। वहीं ऋषि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वहीं डॉक्टर ने सृष्टि का टेस्ट करने का इंजेक्शन देने के बाद अपने साथ लाए हुए सामान को अपने बैग के अंदर रखा और फिर वहां से खड़े होकर वहां से जाने के लिए शांति से बाहर चलने का इशारा किया, जिस पर उनकी बात सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। तो बाहर आते ही महक जी ने जल्दी से सवाल किया, डॉक्टर साहब, ये सब क्या था? वह ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ है? वह एकदम से बेहोश कैसे हो गई थी? जिस पर डॉक्टर ने शांति के साथ कहा, वह बिल्कुल ठीक है मैम, इसीलिए परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर दिलीप जी ने कहा, लेकिन उसे हुआ क्या था? उसकी कही हुई बात को सुनकर डॉक्टर ने दिलीप जी की तरफ देखते हुए कहा, उसे बस पैनिक डिसऑर्डर है, जिससे उसे पैनिक अटैक आया था। जैसे ही डॉक्टर की कही हुई बात को उन तीनों ने सुनी तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वहीं ऋषि अपनी ही सोच में गुम हो गया था। वहीं महक जी ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन डॉक्टर, कैसे पैनिक अटैक? कैसे? वह तो अच्छी थी ना, अचानक से उसे पैनिक अटैक कैसे? उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें जैसे साफ देखी जा सकती थी। जिस पर डॉक्टर ने बोलने से पहले दिलीप जी ने सोचते हुए कहा, पैनिक अटैक? हाँ, पलक ने मुझे बताया था कि उसे पैनिक अटैक आते हैं। जिस पर महक जी ने उनकी तरफ देखने लगी थी। वही डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते कि उन्हें पैनिक अटैक पहले से आते हैं, लेकिन पैनिक अटैक एक तरह से तब आते हैं जब हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका डर हमारे दिल और दिमाग पर चढ़ जाता है। हालांकि वह लोग नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन जब अचानक से वही पास्ट की वैसे ही चीज़ें होती हैं या फिर दोहराई जाती हैं तो हमारे दिमाग में पास्ट की सारी बातें और घटनाएं चलने लगती हैं, जिससे हमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर और बेचैनी होने लगती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, जो कि अचानक आने से हमारी जान भी ले सकते हैं। और फिर उन्होंने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, और इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्हें कोई नॉर्मल पैनिक अटैक तो नहीं आया था। आपने बहुत सही किया जो सही टाइम पर हमें बुला लिया, वरना इनकी जान तक को खतरा हो सकता था। बट ये अभी नॉर्मल है और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वापस से ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। बार बार पैनिक अटैक आना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। डॉक्टर की कही हुई बातों को सभी ने काफी ध्यान से सुना था और महक जी और दिलीप जी के माथे पर तो परेशानी की लकीरें आ गई थी। उनकी आंखों में सृष्टि के लिए फिक्र को साफ देखा जा सकता था। वहीं डॉक्टर की कही हुई बातों को सुनकर शिष्ट ऋषि को सृष्टि की तरफ देखने लगा था और वह याद करने लगा था कि जब वह सृष्टि के करीब आया था तो अचानक से डॉक्टर ने जितनी भी सारी बात बताई थी तो वह सब होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर अब अपने आप पर ही गिल्ट होने लगा था।
तभी उसके पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ चला गया। साथ ही उन दोनों तीनों का ध्यान भी ऋषि के फ़ोन की तरफ चला गया था। वहीं ऋषि ने जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और फिर एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद महक जी ने डॉक्टर से पूछा, लेकिन डॉक्टर, ये पूरी तरीके से ठीक कैसे हो सकती है? उसकी कही हुई बात को सुनकर डॉक्टर ने जवाब दिया, पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है जो कि दवाई या फिर इलाज से ठीक हो सकती है। इसके लिए कुछ वर्क पर कर सकता है, तो वह सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है प्यार, उन्हें समझना और समझाना, उनके दिल की बातें सुनना। उनके दिमाग में ये चलता है कि वह क्या सोचते हैं, कैसे सोचती हैं, और ये भी उन्हें पास से रिलेटेड कोई भी बात याद ना आने देना। ये भी उनकी तरीके से डिप्रेशन की तरह ही होता है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी रख सकते हैं, जिससे वह अपनी मन की बात है, अपनी दिल की कही बात है, उन्हें शेयर कर सकें, और फिर आप में से कोई एक इंसान हो जो उन्हें प्यार से और काफ़ी दुलार से मिलकर उनकी सारी बातें खुलकर सुने और खुलकर बोले। तब जाकर वह धीरे धीरे थोड़ा रिकवर होगी और नॉर्मल होने लगेंगी। और यही चीज़ ऐसे ही पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई और तरीका है नहीं। वहीं डॉक्टर की कही हुई बात को सुनकर महक जी और दिलीप जी एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि ने बाहर बालकनी की तरफ जाकर कॉल उठाते हुए अपनी शांत भरी आवाज में कहा, हेलो मॉम। जिस पर उधर से सारा की नाराजगी से भरी आवाज आई, ऋषि, कहाँ हैं आप बच्चा? हमने कहा था ना कि तुम हमारे साथ शॉपिंग पर आने ही आना है, फिर तुम अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं हो? आखिर कहाँ हो तुम? हमारे इतने की बोलने के बाद भी आप यहाँ पर क्यों नहीं हैं आए? इस बात से हम आपसे बेहद नाराज़ हैं। आपने से दिव्या ने कहा था ना कि तुम आने लगे वाले हो, फिर यहाँ पर कहाँ रह गए हो? तुम ठीक तो हो ना बच्चा? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? जिस पर ऋषि ने जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहा, मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है और आप शांत हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ महक भाभी जी के घर पर हूँ। मैं वहाँ पर आ ही रहा था कि अचानक से महक भाभी की जो दोस्त है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाया था। अभी यहाँ पर डॉक्टर आए हैं और वह उस लड़की का चेकअप कर रहे हैं, तो मुझे ये सब छोड़कर वहाँ आना सही नहीं लगा और इसी वजह से मैं यहीं पर रुक गया था। जिस पर सारा ने जल्दी से सारी बात को समझते हुए कहा, क्या कहा? महक बेटा की दोस्त की तबीयत खराब हो गई है? अरे, क्या हो गया उसे? कोई नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। ऋषिका, बेटा वहाँ पे अच्छे से रहना, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका ख्याल रखना। लेकिन क्या हुआ है उसके दोस्त को? वह ठीक तो है ना? अचानक से क्या हो गया था? जिस पर ऋषि ने बात को छुपाते हुए कहा, जिससे कि सारा ज़्यादा टेंशन ना ले। हाँ, वह अब बिल्कुल ठीक है माँ, और डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं, थोड़ी देर में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं मत लीजिए। और हाँ, वहाँ पर ये बात अभी किसी को भी मत बताना, खामखा सभी लोग परेशान हो जाएंगे। वहाँ पर वैसे भी हंसी खुशी का माहौल है, इसलिए वहाँ पर किसी को भी बताकर उन्हें परेशान मत करना। और मैं नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बाद में अपने नए कपड़े ले लूँगा, ओके मॉम? जिस पर सारा ने हामी भरते कहा, हाँ ओके, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखो, और जब तक पलक वहाँ पर नहीं आ जाती ना, तब तक तुम वहीं पर रहना। जिस पर ऋषि ने ओके मॉम, जिस पर सारा ने कहा, ओके ठीक है, फिर कॉल रख रही हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके? जिस पर ऋषि ने कहा और ये कहते हुए उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वहीं कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद ऋषि सृष्टि के बारे में ही सोचने लगा था। वहीं शॉपिंग मॉल के अंदर जब सारा का कॉल कट हुआ तो वह ऋषि और पलक के दोस्त के बारे में सोचे जा रही थी, तभी पीछे से अभी ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हो गई आपकी आपके लाडले से बात? अब मिल गई आपको तसल्ली, या फिर अभी भी बेचैन हुए जा रही हैं? जिस पर सारा ने मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिसे देखकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्या हुआ? आप परेशान नजर आ रहे हैं। आपके लाडले ने क्या बताया कि वह यहाँ पर क्यों नहीं आया? जिस पर सारा ने 1 मिनट के लिए चुप रही, लेकिन वह अभिमन्यु से कोई भी बात छुपाती भी नहीं थी और ना ही छुपा पाती थी, जिस वजह से उन्होंने सच बताते हुए कहा, वो पलक बेटा की जो घर है ना, एक्चुअली वहाँ मैं आ ही रहा था कि
पलक बेटा की कोई दोस्त है जिसकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई थी और वह वहीं पर रुक गया था और उसने यही सब सही भी किया जिससे उन्हें अकेला फील नहीं होगा। वहीं उनकी कही हुई बात को सुनकर अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा, ओह बट हाँ बिल्कुल सही किया, मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है। जिस पर सारा ने इतराते हुए कहा, ओहो, आपका बेटा नहीं वो हमारा बेटा है वह। जिस पर अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, हमारा बेटा नहीं है क्या? जिस पर सारा ने बच्चों की तरह नाटक करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर अभिमन्यु ने एक आंख उचकाते कहा, ओह सच में, लेकिन मुझे लगता है कि आप भूल रहे हो, अगर हम नहीं होते ना तो वह आपका जो बेटा है ना इस दुनिया में भी नहीं आ सकता। उसकी इस बात को सुनते ही सारा के दोनों गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, लेकिन फिर जब उसने आसपास का माहौल देखा तो अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने अभिमन्यु के कंधे पर मारते कहा, क्या आप पागल हो गए क्या? मतलब एक बार जगह तो देख लीजिए गिरिए, हम कहाँ पर हैं? कहीं भी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। आप इतने बेशर्म कैसे होते जाते रहे? हाँ, आजकल आपके दिमाग को हो गया है, कहीं सच में आप बुढ़े तो नहीं होने लगे हैं ना? और वह गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन अभिमन्यु अपनी बेशर्मी से कहाँ ही बाज आने वाला था, बल्कि उसने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट को लाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो अभी भी जवान हैं बेगम साहिबा। अगर आपको शक है तो हमने कितनी बार कहा है कि हम आपको शक को बहुत अच्छे से दूर कर दे सकते हैं, हम अभी साबित कर सकते हैं। और हाँ, बेशक तो हम पहले से हैं, लेकिन ये बात आपको आज पता चल रहा है, लेकिन हमें तो आप ये बताइए कि क्या अब भी वह सिर्फ आपका बेटा है या फिर हमारा भी है? जिस पर सारा ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा, फिर उसने अपने सर को पीटते हुए कहा, आप ना सच में सुधर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पर ये बात है कोई और सुनेगा तो क्या बोलेगा? सच में बेशर्मी की भी हद होती है। बच्चे शादी लायक हो गए हैं और आपको ये बातें आ रही हैं, लेकिन अभी की आंखें अभी भी वैसी की वैसी ही थी जैसे सारा ने प्यार से साफ था जिसे देखकर। फिर उसने वापिस से अपना सिर पीटते कहा, मैं समझा भी किसे रही हूँ। फिर वह जल्दी से वहां से इधर उधर देखते हुए मॉल के अंदर तरफ जाने लगी थी, जिस पर अभिमन्यु ने उसे पीछे से आवाज लगाते कहा, अरे मोहतरमा, ये तो बताते जाइए कि हमारा बेटा हमारा है भी या फिर वो आपका ही है, और इस दुनिया में आ कैसे गया हमारे बिना? उसकी कहा हुई बात को सुनकर सारा ने बीच में ही अपने पैर को रोककर अभिमन्यु की तरफ उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर अपने पैर को पटकते हुए वहां से अंदर की तरफ अपने आप में बड़बड़ाते हुए चली गई थी। वहीं उनके जाने के बाद अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे ही चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सारा अंदर की तरफ ही जा रही थी कि तभी अंदर से आते हुए अविनाश ने सारा को देखते हुए पूछा, बुआ जी, आपने पलक को कहीं देखा तो नहीं? वह अभी इधर ही आई थी लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा ने इधर उधर देखते कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, वह मेरे सामने भी नहीं आई है। ये तो अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए काव्या भाभी के साथ ही गई थी ना? जिस पर अविनाश ने इधर उधर देखते कहा, हाँ गई थी और उसने सब बता दी भी दिया था, लेकिन अभी वह किसी को कॉल लगाने के लिए बाहर आई थी। कोई बात नहीं हुआ, मैं देखता हूँ, आप अंदर चलिए। जिस पर सारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह आगे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जिसकी वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और उसने जल्दी से अविनाश को आवाज़ लगाते हुए कहा, अविनाश इधर आओ, मुझे पता है कि पलक कहाँ गई होगी। जिस पर सारा की कही हुई बात को सुनकर अविनाश ने जल्दी से पूछा, कहाँ गई बुआ? लेकिन अभी तो आपने मना किया। जिस पर सारा ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, अरे ये सब छोड़ो। और वह हाँ, उसकी दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी और ये मुझे अभी ऋषि से पता चला था, जो कि उसकी पलक के घर पर ही है। ऋषि ने मुझे ये सब तुम सभी को बताने से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पलक ने हमारी और अभिमन्यु की सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से वह वहीं पर चली गई होगी। यह सुनकर तो अविनाश के दिमाग में भी बत्ती जल गई थी और उसने जल्दी से समझते हुए कहा, हाँ गई होगी, वहीं पर होगी हुआ, क्योंकि वह अपनी दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लेकिन वह हमें बिना बताए कैसे रह सकती है और वह कैसे गई? कार की चाबियां तो हमारे पास ही है, हम कॉल करके पूछते हैं। जिस पर सारा ने अपने सिर हाँ में हिलाया, लेकिन पलक को कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। अविनाश ने 2-3 बार कॉल और ट्राई किया, लेकिन अंदर से कोई भी कॉल उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर अविनाश ने परेशान होते कहा,
ये लड़की तो कॉल उठा ही नहीं रही है, अब क्या करूं? पता नहीं ये सही भी है या फिर नहीं। और कहाँ गई होगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे जा कैसे सकती है, एक बार बता कर तो जा सकती थी ना। जिस पर सारा ने कहा शायद वह टैक्सी से गई होगी, शायद उसके दोस्त की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई होगी। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा हमें लगता है कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए। क्या पता ज़्यादा तबीयत खराब हो, लेकिन ऋषि ने कहा था कि उसकी तबीयत अब ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक बार चलकर खुद भी देखना चाहिए कि क्या हुआ था, वह ठीक है या फिर नहीं। और उसकी बात को सुनकर अविनाश को भी यह सही लगा था, इसीलिए उसने भी अपना सिर सर हाँ में हिलाते हुए कहा हाँ आपने सही कहा हुआ, हम सभी वहाँ पर चलते हैं। जिस पर सारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया भी। अभिमन्यु ने आते हुए ही उन दोनों की बातों को सुन लिया था और उसने भी इस चीज़ में अपनी हामी भरी थी। साथ ही अभिमन्यु ने जाकर सभी को इस बारे में बताया तो उसकी कई बातें सुनकर सभी लोग भी परेशान हो गए थे और फिर वह सभी लोग भी अपनी अपनी कार में बैठकर पलक के घर की तरफ जाने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि के रूम में महक जी और दिलीप जी सृष्टि के पास बेड पर बैठकर उनकी तरफ परेशानी से ही देखे जा रहे थे। साथ ही आपस में उसी के बारे में बातें भी किए जा रहे थे। सृष्टि को अभी तक होश नहीं आया था, वह इंजेक्शन के असर की वजह से इस वक्त भी बेहोश थी। वहीं ऋषि सोफे पर बैठकर लगातार सृष्टि को ही देखे जा रहा था। उसी वक्त अचानक से वहां के वार्ड का दरवाजा खुला और अचानक से पलक जल्दी से भागते हुए रूम के अंदर आई। और जब उसने सृष्टि को बेड पर लेटे हुए देखा तो वह जो पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरी हुई थी, उसे देखकर और भी ज़्यादा बेचैन हो गई। पलक ने जल्दी से सृष्टि को देखते हुए अपनी माँ से पूछा माँ क्या हुआ सृष्टि को? अचानक से उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई? क्या हुआ उसे? अभी कुछ घंटे पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी, फिर मेरे यहाँ से जाते ही अचानक से उसे क्या हो गया? बताइए ना माँ, क्या हुआ उसे? जल्दी बताइए मुझे। वह ठीक तो है ना? और ये आंखें क्यों बंद की हुई हैं? क्या हुआ है उसे? क्या हो गया था यहाँ अचानक मेरी जाते ही? आप बताइए ना, चुप क्यों हैं आप सब? वहीं जब महक और दिलीप जी ने उसके इस तरीके से सवाल पर सवाल पूछते हुए देखा और इसे इतने ज़्यादा घबराए हुए देखा तो महक जी ने जल्दी से उसे शांत करते हुए कहा बेटा पलक बेटा शांत हो जाओ। अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इतनी ज़्यादा परेशान मत हो, अरे बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा? तुम तो सबके साथ गई थी ना, फिर तुम्हें सृष्टि के बारे में कैसे पता चला? जिस पर महक ने परेशान होते हुए माँ आप ये छोड़िए ना, और मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ हाँ, आप मुझे बस बताइए कि अचानक से क्या हो गया, उसे मुझे जल्दी से बताइए। जिस पर महक जी ने परेशानी से दिलीप जी की तरफ देखने लगी थी तो पलक ने जल्दी से दिलीप जी के पास जाते हुए कहा पापा क्या हुआ है सृष्टि को? आप बताइए ना, क्या हो गया उसे? जिस पर दिलीप जी ने उसको शांति से समझाते हुए कहा कुछ नहीं हुआ, वह बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने उसका डॉक्टर से चेकअप करा लिया है, वह देखकर चले गए हैं और वह इस वक्त सिर्फ बेहोश है और वो भी इंजेक्शन की वजह से, इसलिए थोड़ी देर बाद उसे होश भी आ जाएगा, फिर तुम आराम से देख लेना, वह बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर दिलीप जी ने कई बातों को सुनकर पलक को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, मिली थी, लेकिन उसने वापस से सवाल करते हुए कहा लेकिन उसे हुआ क्या था? अचानक से क्या हो गया था उसे डैड? जिस पर दिलीप जी ने उसे सब कुछ सच बताते हुए कहा क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी कितनी ज़्यादा जिद्दी है, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी नॉर्मल टोन में कहा ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, बस डॉक्टर ने बताया कि उसे पैनिक अटैक आया था और ये नॉर्मल था, इसीलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वही जैसे दिलीप जी की कही हुई बात को पलक ने सुना वैसे ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने एक झटके से सृष्टि की तरफ देखा और उसके चेहरे पर घबराहट को साफ देखी जा सकती थी। उसने घबराते हुए कहा कैसे कैसे उसे पैनिक अटैक आया? आखिर कैसे? क्या हुआ था उसके साथ? कैसे उसे पैनिक अटैक आया? जिसकी वजह से उसने जल्दी से दिलीप जी की तरफ देखते पूछा पापा बताओ ना क्या हुआ था उसे? उसे पैनिक अटैक कैसे आ सकता है? उसे ऐसे पैनिक अटैक नहीं आते। और आपने कहा नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, उसका पैनिक अटैक कितना ज़्यादा डेंजरस होता है मैं ये अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आप प्लीज़ मुझे सच सच बताइए आखिर उसे पैनिक अटैक कैसे आया था? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? जिस पर दिलीप जी ने परेशानी के साथ कहा पलक बेटा हमें नहीं पता कि सृष्टि बेटा के साथ क्या हुआ था, हमें सिर्फ ये बताया कि उसे पैनिक अटैक आया था और ये भी नहीं पता, हमें डॉक्टर ने बताया था
सृष्टि और ऋषि दोनों ही यहाँ पर जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन एक गलत फहमी के चलते दोनों में बहस हो गई थी और फिर उसके बाद सृष्टि अपने रूम में चली आई थी और फिर ऋषि उससे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया था। उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, बस फिर सृष्टि के चीखने की हमने आवाज़ें सुनी थी और हम रूम के अंदर आ गए थे। उसकी कही हुई बात को सुनकर पलक सोफे पर बैठी हुई ऋषि की तरफ देखने लगी थी। उसे अगले लगने लगा था कि जरूर ऋषि ने ही कुछ किया होगा जिससे उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहीं जब ऋषि ने पलक की गुस्से से भरी नजरों को खुद पर महसूस किया और उसकी सारी बातों को सुना और उसकी परेशानी को देखकर ऋषि को ये बात तो अच्छे से समझ आ गया था कि पलक के लिए सृष्टि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका पैनिक अटैक कोई नॉर्मल अटैक बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा गिल्ट होने लगा था। लेकिन फिर पलक को ऐसे खुद को देखकर उसे और भी बुरा फील होने लगा था, जिसे देखकर वह पलक को समझाना चाहता था। वही पलक ने गुस्से से ऋषि से पूछा, ऋषि क्या हुआ था सृष्टि के साथ, सच बताओ मुझे, आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ। जब सृष्टि, दिलीप जी ने और महक जी ने पलक की बात सुनी तो दोनों ने जल्दी से पलक से कहा, पलक बेटा क्या बोल रही हो तुम। वह यह सुनकर ऋषि की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं पलक ने अपने मॉम डैड की बात को इग्नोर करते हुए ऋषि से गुस्से के साथ एक बार फिर से पूछा, ऋषि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे आखिरकार क्या किया था तुमने उसके साथ, उसे कैसे पैनिक अटैक आया। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ उसे ऐसे ही पैनिक अटैक नहीं आते, तुमने ही जरूर कुछ किया होगा, बताओ क्या किया था। ये इल्जाम सुनकर ऋषि को अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में वह सब चलने लगा जब वह ऋषि के करीब, सृष्टि के करीब जाने लगा था, जिसकी वजह से वह डरने लगी थी। यह सीन आते ही अचानक से उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया था और वापस से गुस्से की जगह उसे गिल्ट लेने ली थी, क्योंकि अगर वह उसके करीब नहीं जाता तो ये सब होता ही नहीं। अगर वह उसे डराने के लिए ये सब बिल्कुल नहीं करता तो उसे पैनिक अटैक भी बिल्कुल नहीं आता। ये कोई नॉर्मल अटैक भी नहीं था। अगर उसकी इस हरकत से अगर उस लड़की की जान चली जाती तो क्या वह क्या करता, जिसकी वजह से उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। वहीं उसे इस तरह से चुप देखकर पलक का शक जैसे उसके ऊपर बढ़ता ही जा रहा था और उसका गुस्सा जैसे और भी ज़्यादा उफान मारने लगा था। उसे पलक का शक उस पर और भी ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखें जैसे गुस्से की वजह से लाल हो गई। तो उसने एक बार फिर से गुस्से पर चिल्लाते हुए पूछा, ऋषि मेरे सवाल का जवाब दो, कुछ पूछ रही हूँ मैं। वहीं उसे गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर दिलीप जी ने गुस्से के साथ पलक से कहा, पलक ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम, वह तुम्हारा होने वाला देवर है, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है। लेकिन पलक इस वक्त कुछ भी सुनने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, वह सिर्फ इस वक्त गुस्से में थी। वहीं जब दिलीप जी की कही हुई बात को सुनकर उसे अचानक से अपनी सोच से बाहर आया और उसे याद आया कि पलक उसकी होने वाली भाभी है और फिर उसके दिमाग में उसकी फैमिली चलने लगी, जो कि शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, जिससे उसे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों डर लगने लगा था कि कहीं इस सब की वजह से पलक ये रिश्ता तोड़ न दे। अगर ये हुआ तो उसकी पूरी फैमिली अचानक से इस चीज़ की वजह से बिखर जाएगी, जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। और अविनाश वो तो पलक से कितना ज़्यादा प्यार करता था, अगर रिश्ता टूटा तो उसका क्या होगा। यह सब आते ही इसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सृष्टि की हल्की सी लेकिन काफ़ी प्यारी आवाज़ सबके कानों में सुनाई दी, पलक। इस आवाज़ को सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगे थे। तो अब क्या होगा आगे, क्या सच में पलक रिश्ता ये तोड़ देगी, क्या सृष्टि पलक को सब कुछ सच बता देगी। जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही पलक और बाकी सभी के कानों में सृष्टि की आवाज़ गई, वैसे ही सभी ने एक साथ सृष्टि की तरफ देखा। वहीं सृष्टि अपनी बंद चालू होती हुई आंखों से पलक और ऋषि को ही देख रही थी। वहीं जब पलक ने उसे होश आते देखा तो वह जल्दी से सब कुछ इग्नोर करते हुए उसकी तरफ दौड़ी। वहीं ऋषि भी सृष्टि को देखने लगा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी टेंशन गायब नहीं हुई थी। उसे अभी भी डर लग रहा था कि जब सृष्टि पलक को सच बताएगी तो क्या होगा, जिससे उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं पलक ने जल्दी से सृष्टि को पास पहुंचकर परेशानी के साथ कहा, सृष्टि तो ठीक है ना, क्या हुआ था तुझे, पैनिक अटैक कैसे आया, हाँ बता मुझे क्या हुआ गया था। उसने सबसे पहले सीधे सवाल पूछ लिया था। वहीं ऋषि ने उसके सवाल को सुनकर एक बार फिर से ऋषि की तरफ देखा। उसकी आंखों में गिल्ट साफ देखा जा सकता था और उसे उसका सिर नाम में हिला रहा था, जैसे कि उसने रिक्वेस्ट कर रहा हो कि वह उसे
कुछ भी ना बताए। वहीं जब सृष्टि को पलक ने ऋषि की तरफ देखते देखा तो थोड़े गुस्से से कहा, सृष्टि सच सच बता कि आखिरकार हुआ क्या था। और हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। खबरदार, जो तूने झूठ बोलने की थोड़ी कोशिश भी की तो भूल जाना कि मैं क्या हूँ। उसकी बात को सुनकर दिलीप जी ने अपना सिर ना में हिलाते कहा, पलक बेटा, उसे शांति से सांस तो लेने दो। तुम तो उसके होश पर आते ही सवाल पर सवाल पूछने लगे हो। वह अभी तो होश में आई है। उसे इस तरीके से एकदम से प्रेशर मत डालो। अपने डैड की कही हुई बात को सुनकर पलक ने एक गहरी सांस ली थी। हालांकि वह भी सब कुछ जानती थी, लेकिन वह उसकी फिक्र करते हुए खुद को रोक नहीं पा रही थी। और फिर सृष्टि की तरफ देखते उसने कहा, सृष्टि बता मुझे क्या हुआ था जिससे तुझे अचानक से पैनिक अटैक आया। क्या हुआ था? क्या ये ऋषि की वजह से था? बस मुझसे झूठ मत बोलना। वहीं पलक की बात को सुनकर ऋषि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वहीं सृष्टि ने एक बार फिर से ऋषि की तरफ देखा और वह पलक ने दोनों हाथों को पकड़ते हुए सफाई से झूठ बोलते कहा, नहीं, तू गलत समझ रही है। हाँ, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमारी बहस हुई थी, लेकिन ये सब कुछ ऋषि की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वह तो बस जब मैं रूम में आई थी तो नैना जी का कॉल आ गया था और उनकी बातों की वजह से ही अचानक से मेरे दिमाग में पास्ट घूमने लगा और वह सब कुछ हो गया था। जब सृष्टि की कही हुई बात को ऋषि ने सुना तो एकदम से वह हैरान से सृष्टि को तरफ देखने लगा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सृष्टि उसकी बदतमीजी की वजह से अब तक तो उसे गुस्से से सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा था नहीं था कि वह उसे माफ़ करेगी, जिसकी वजह से उसकी यह बोलने से वह और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। जब पलक ने सृष्टि की बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली और उसे अपनी सोच पर थोड़ा गिल्ट हुआ कि उसने बेवजह ही ऋषि को गलत समझा था, जिस वजह से उसने ऋषि की तरफ देखते हुए जल्दी से माफ़ी भरे अंदाज में कहा, सॉरी ऋषि, हमें माफ़ करो जो हमें तुम पर बेवजह ही शक किया, लेकिन हमारे लिए पागल लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहते उसने उसके फेस पर अपना हाथ रखा और इसी की तरफ देखकर कहा, इसीलिए हम थोड़े गुस्से में आ गए थे, लेकिन हमें माफ़ करना। हम ऐसे ही बिना बात को जाने ऐसे ही रिएक्ट करना नहीं करना चाहिए था। जिस पर ऋषि ने अपने सेंस में आते हुए थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, नहीं, इट्स ओके भाभी। और उसके एक फीकी से स्माइल ली थी और उसने अपनी नजरें चुराते हुए सृष्टि की तरफ देखा था, जो कि सृष्टि भी उसी वक्त ऋषि को ही देख रही थी, जिस वजह से दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली थी। वहीं पलक को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसने गुस्से से साइड टेबल पर रखा हुआ सृष्टि का फ़ोन उठाया और वह जल्दी से गुस्से से कॉल उठाने लगी थी, जिसे देखकर सृष्टि ने जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छुड़ा लिया। वहीं यह देखकर पलक नाराज़गी के साथ सृष्टि से बोली, सृष्टि मुझे फ़ोन वापस कर। इस औरत को तो मैं अभी बताती हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे कुछ भी बोलने की। ये औरत सच में क्या करनी बदली हुई है। मुझे फ़ोन दे, आज मुझे इसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि ने अपनी हाथ में पकड़े हुए फोन को दूसरी साइड रखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उस पागल औरत से बात करने की, उसे मैं देख लूंगी। तो अपना मूड खराब मत कर, समझी। जिस पर पलक ने गुस्से के साथ कहा, मैं तेरा मूड खराब नहीं कर रही हूँ, बल्कि तू मेरा मूड खराब कर रही है। तूने आज तक क्या कर लिया बताना मुझे। वह औरत अभी तक नहीं सुधरी है और मेरी बात पर ध्यान से सुन, बहुत हो गया उसका। खबरदार, जो तू अब उस घर में वापस गई तो अब तेरा घर यही है। तू अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी और यहीं पर रहेगी हमारे साथ। जिस पर सृष्टि उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी फिक्र पर मुस्कुराते बोले, तू जानती है ना मैं ऐसा नहीं कर सकती। वहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है जिसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्होंने बचपन से मुझे संभाला है। इसीलिए मुझे उस घर में जाना ही होगा, समझी। मैं और मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ जब उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए तू भी तो मेरी फिक्र मत करना। तुझे पता ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वह औरत क्या ही चीज़ है, वह तो एंग्री क्वीन। इसीलिए शांत हो जा मेरी बेचारी बच्ची। फिर उसने थोड़ा मजाक करते कहा, आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आने लगा तुझे? गुस्से से तेरे नाक पर बैठा ही रहता है ना मॉम डैड। और उसने मुस्कुराते हुए दिलीप जी और महक जी की तरफ देखा। वहीं दिलीप जी ने हामी भरते हुए सृष्टि के सर पर हाथ बड़े ही प्यार से फेरते कहा, सही कहा सृष्टि बेटा, आपने बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज के लिए कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी है। जिस पर पलक ने उन तीनों को गुस्से से देखते कहा, इन सब चीज़ों से मैं शांत नहीं होने वाली, समझे आप लोग। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर सृष्टि ने उसके हाथ को और अच्छे से पकड़ा और वह कुछ कहने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक मेड ने इंटर करते हुए कहा, मैडम, सर
पलक मैडम के ससुराल वाले आए हुए हैं। उसके यह बोलते ही जल्दी से दौड़ती भागती हुई दिव्या और रागनी आई और जल्दी से सृष्टि को दोनों तरफ से घेरते बोली, हे न्यू फ्रेंड, क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी से तबीयत खराब कैसे हो गई? हाँ, तुम तो सही थी ना, अब क्या हो गया तुम्हें इतनी जल्दी से? हाँ, हम तो डर ही गए थे। और दोनों एक साथ ऐसे ही सवाल पर सवाल पूछना शुरू कर दिया था, जिससे सृष्टि हैरानी से कभी दिव्या को देखती तो कभी रागनी को। वही सृष्टि उनके किसी भी सवाल का जवाब देती कि तभी सारा और काव्या ने भी अंदर आते हुए कहा, दिव्या, रागनी क्या है? उसकी तबीयत खराब है, शांति से सवाल करो, बात करो, ये ऐसे सवाल पर सवाल मत पूछो। उस उन सभी के साथ ही पूरी फैमिली भी वहां पर एंटर हुई। वहीं दिव्या पर रागिनी ने सारा और काव्या की बात समझकर शांति से पूछा, अब आप बताइए तो क्या हुआ था, आप ठीक है ना? जिस पर सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हम बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं। वहीं सभी को यह देखकर दिलीप जी ने महक जी ने तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया, जिस पर पलक जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वह जाने ही वाली थी कि तभी काव्या ने उनके हाथों को पकड़कर उन्हें रोक देखा। अरे कहाँ जा रही हैं आप? आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई मेहमान बनकर नहीं आए यहाँ पर, और ना ही आप लोगों को परेशान करने। हमें बस पता चला कि पलक बेटा की दोस्त की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हम दस्त देखने चले आए। इसलिए आप परेशान मत होइए और कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बस फैमिली ही तो हैं, इसलिए अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम ले लेंगे इसे, प्लीज़। आप लोगों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर महक जी कुछ कहती उससे पहले ही मेघना जी ने आते हुए कहा, हाँ काव्य बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको इतना हमारे साथ फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार की तरह ही तो हैं। जिस पर मीना जी ने भी उनका साथ देते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग सृष्टि के पास जब जाकर बैठ कर, वहीं सृष्टि इतनी बड़ी फैमिली को देखकर हैरान थी। वह अपनी आंखें फाड़ कर पूरी फैमिली को देख रही थी। वहां पर सभी लोग मौजूद थे, मेघना जी, मीना जी, मीरा जी, रिया, अभिमन्यु, अमन, विवेक, विनीत जी, विपिन जी, सारा, ऋषि, दिव्या, अविनाश और रागनी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि पलक को इतनी बड़ी फैमिली मिलने वाली है, जिसे देखकर सृष्टि का सिर चकरा रहा था। उसने अभी तक इतनी बड़ी फैमिली नहीं देखी थी। वहीं सभी लोग आगे बढ़कर सृष्टि का हालचाल पूछने लगे थे, जिस पर सृष्टि तो जैसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था और उन लोगों के सवाल जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। वहीं सृष्टि को चुप देखकर ऋषि को साफ समझ आ रहा था कि वह इतनी बड़ी फैमिली को देखकर हैरान हो गए थे। वहीं पलक भी ये समझ पा रही थी, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं सकती थी और ना ही कुछ कह सकती थी। वहीं सारा ने सृष्टि से पूछा, अरे बेटा, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? जिस पर रिया ने कहा, हाँ आप ऐसे चुप क्यों हैं? जिस पर सृष्टि कुछ बोलती कि दिव्या ने कहा, हाँ न्यू फ्रेंड बोलिए ना बुआ जी, और आप सब से पूछ रहे हैं ना? जिस पर रागिनी कुछ बोलने वाली थी कि ऋषि ने बीच में आते हुए कहा, मॉम और आप सभी लोग एक एक करके सवाल पूछेंगे, ऐसे एक साथ सब पूछेंगे तो कोई भी डर जाएगा ना, और कोई कैसे जवाब देगा? वहीं जब ऋषि की बात को सबने सुना तो तभी सभी को एहसास हुआ कि वह सभी लोग तब से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे और उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वहीं ऋषि को ऐसे खुद को समझते हुए देखकर सृष्टि ने उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखा था कि इसे ज़्यादा मेरी फिक्र हो रही है। वहीं ऋषि को बात को सुनकर सभी लोग एक एक करके पूछने लगे थे। सभी ने सिर्फ उसकी हल्की सी तबीयत खराब होने के बारे में बताया, ये नहीं बताया था कि उसको पैनिक अटैक आया था। सवाल पूछने के बाद सभी लोग मस्ती मजाक करने लगे थे और सभी को सृष्टि काफ़ी पसंद आ गई थी। वहीं सृष्टि को भी उन सभी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और खुशी भी हो रही थी कि इतनी अच्छी फैमिली उसकी दोस्त को मिल रही है। जिससे उसने वहां पर बैठी पलक को देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया कि तूने तो अपने लिए बहुत ही अच्छी फैमिली चुनी है वे। सृष्टि ने कभी भी इतनी बड़ी फैमिली नहीं देखी थी और ना ही किसी भी फैमिली में इतना प्यार और अपनापन और इतना लगाव देखा था। सब में मस्ती थी, मजाक था, सब कुछ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं सृष्टि की नज़र शुरुआत से लेकर अंत तक सृष्टि पर ही बनी हुई थी। उसकी मुस्कान को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वह सब कुछ सुन रहा था और सृष्टि को देखते देखते उसके बारे में ही सोचे जा रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर भी कब मुस्कान आई उसे भी पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, जिससे उसने सब
तरफ देखा और एक नज़र वापस से सृष्टि के देखा और अपने मन में कहा, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग ऋषि? क्या कर रहे हो तुम किसी लड़की को देखकर कैसे मुस्कुरा सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि लड़कियां भोली बिल्कुल भी नहीं होती और जैसा वो दिखाती है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही उसका चेहरा वापस से एक्सप्रेशनलेस हो गया था और वह वहाँ से चला गया। वहीं उसे जाते हुए देखकर सृष्टि उसे देख रही थी और उसकी आंखें सब याद करके नम हो गई थी, जिससे उसकी आंखों में ऋषि के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता। उसने अपने मन में गुस्से के साथ कहा, सब लड़के एक जैसे ही होते, टिट्टू से। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तो क्या होगा आगे, क्या मोड़ लेगी ये कहानी और क्या दोनों ही एक दूसरे को जान पाएंगे? वहीं सृष्टि को सही सलामत देखने के बाद सभी लोग वहां से जाने के लिए निकल गए थे। शाम होने के बाद सभी वहां से विदा लेकर चले गए थे। उन सभी के जाने के बाद पलक अभी भी सृष्टि के पास ही बैठी हुई थी। वह अभी भी उसकी फिक्र कर रही थी, जिस वजह से सृष्टि ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए झकझोरते हुए कहा, ओ मेरी माँ, मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए इतना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी तू? फालतू में परेशान हुई जा रही है। अच्छा चल, मुझे ये बता, तूने कौन से इंगेजमेंट ड्रेस सिलेक्ट की और हाँ मेरे लिए कुछ लेकर आई है फिर नहीं? और सिट्टी की कही बात सुनकर पलक ने बिना किसी एक्साइटमेंट के साथ कहा, नहीं मैंने अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे अभी भी सृष्टि की फिक्र हो रही थी। वही पलक की कही बात सुनकर सृष्टि ने हैरानी से कहा, क्या क्या मतलब है कुछ नहीं खरीदा? मतलब क्या मतलब है कि तूने अपनी इंगेजमेंट ड्रेस ही नहीं ली? क्यों? जिस पर पलक ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। जिस पर काव्य माँ ने कहा है कि वो हमारी ड्रेस को तैयार करेंगी। उसके बाद सुनकर सृष्टि ने पूछा, क्या मतलब? जिस पर पलक ने कहा, क्या कहा का मतलब क्या है? काव्या मैडम तेरी ड्रेस को तैयार कर रही, सीरियसली? जिस पर पलक ने सृष्टि के मॉल में हुई सारी बात बताई तो सृष्टि काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड भी। उसने जल्दी से पलक को गले लगाकर एक्साइटेड, यार आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जो तुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है। सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी फैमिली तो आज तक नहीं देखी, बट मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रियली आई एम सो सो हैप्पी। बस यही चाहती थी कि तू हमेशा खुश रहे, लेकिन ससुराल में जाकर मुझे भूल मत जाना, समझे? तो आई लव यू सो मच मेरी जान। और यह कहते हुए वह पलक से दूर हुई और उसके गाल पर जोर से किस कर लिया। वहीं उसकी इस हरकत पर पलक ने जल्दी से उसके गालों को साफ करते हुए अजीब सा मुंह बनाकर कहा, छी कितनी गंदी है तू। हाँ। जिस पर सृष्टि ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, जैसी भी हूँ बेटा, हूँ तो तेरी बेस्ट फ्रेंड ना, और छोटी सी सिस्टर भी। जिस पर पलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो तुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दे और तेरी इस बेरंग सी जिंदगी में खुशियों की बहुत सारे रंगों से भर दे, जिससे तुझे भी खुश देख सकूं। पलक की कही हुई बात सुनकर अचानक से सृष्टि के चेहरे से वह स्माइल जैसे गायब हो गई थी और उसकी आंखों में वापस से वही उदासी और एक गुस्सा आने लगा था, जिस वजह से उसने पलक के दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ और मुझे कोई क्यों चाहिए यार, और मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं खुद में ही सब कुछ कर सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर किसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर पलक ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सृष्टि, मुझे अच्छे तरीके से पता है तू जो ये सिर्फ कुछ दिखाने का नाटक करती है ना कि कितनी ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर से तू कितनी भी खुश नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने ड्रामा मत किया कर, समझी तू? और तुझे सच में किसी के प्यार की और साथ की बहुत ज़रूरत है। जिस पर सृष्टि ने उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालते हुए कहा, देख मुझे ना सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, जब तू मेरे पास तो है तो मुझे तेरे अलावा और किसी की क्या ज़रूरत है? हाँ, और खासकर किसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं है। बस तू मुझे मत भूलना, बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए, समझी तू? जिस पर पलक ने उसके माथे पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुझे मैं कभी भी भूल सकती हूँ क्या जो ये बकवास कर रही है? हाँ। जिस पर सृष्टि ने अपने सर को सहलाते हुए कुछ बोलती कि तभी महक जी ने आते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लेट को उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो बातें हो गई हो तो दोनों खाना खा लो।
उसकी कही हुई बात को सुनकर दोनों ही मुस्कुराने लगे थे। फिर महक जी भी वहां पर बैठ गई और सभी लोग बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन के अंदर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। वहां पर काफी हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे और थक भी गए थे, जिस वजह से सभी डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। वहीं ऋषि आज खोया खोया था और यह कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन सारा अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रही थी, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चे को हर चीज़ पहचान लेती है ना। और सारा तो अपने बेटे की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। वहीं ऋषि अपने रूम में मौजूद था और खिड़की पर खड़ा होकर ऊपर आसमान में चांद को निहार रहा था। उसके दिमाग में अभी भी सृष्टि ही चल रही थी। जो कुछ भी सुबह हुआ था वह सारी बातें घूम रही थी। उसी वक्त किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया, जिस वजह से उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। उसने सामने दरवाजे को खोल कर देखा तो वहां पर सारा अपने हाथों में एक कॉफी का कप लेकर खड़ी हुई थी। सारा को सामने देखकर ऋषि ने जल्दी से कहा, अरे माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर सारा कॉफी के कप को लिए हुए इसी की तरफ बढ़ाते बोली, कुछ नहीं, बस तेरे लिए कॉफी लेकर आई हूँ, जिसे पीने से जो तेरे चेहरे पर ये परेशानी दिखाई है ना, शायद वह दूर हो जाए। अपनी माँ की कही हुई बात को सुनकर ऋषि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी और उसने कॉफी को कप को ले अपने हाथ में लेते हुए सारा को देख अंदर आने का इशारा किया, जिस पर सारा अंदर आ गई थी। और फिर सारा अंदर आई, अब बेड पर जाकर बैठ गई। साथ ही उसे भी वहां पर पड़ी हुई सोफे पर बैठ गया था। उसने कॉफी का एक सिप लेकर मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। और हाँ माँ, कॉफी बहुत अच्छी है। जिस पर सारा ने उसे घूरते कहा, माना तो बहुत बड़ा हो गया है, बट बच्चा हूँ तो मैं अभी तुम्हारी माँ ही हूँ ना, और मुझे सब समझ आता है, समझे तुम? इसीलिए क्या हुआ है सब समझती हूँ, इसलिए मेरे से झूठ बोलने की तो बारे में सोचना भी मत। इसलिए सच सच बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है, क्यों इतनी उदास हो? जिस पर ऋषि सुबह हुई सारी बातें सोचने लगा। फिर उसने यह सारी बातें सारा को बता दी थी। यह सब सुनकर सारा के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ गए थे। ऋषि की बातों को सुनकर सारा के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से के भाव साफ देखे जा सकते थे। सारा ने बेड से खड़े होते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो ऋषि? आज उस लड़की की तबीयत खराब होने की जिम्मेदार तुम थे? जिस पर ऋषि ने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। उसे पता था कि सारा उसकी बातों पर इस तरह से रिएक्ट करने वाली थी। सारा ने नाराजगी के साथ कहा, ऋषि, हमें तुमसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कल ही जाकर उस लड़की से माफ़ी मांगना। हम सच में इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम जानते हैं कि आपको इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन अगर इस चीज़ भगवान ना करे, लेकिन उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए कल ही जाकर आप माफ़ी मांगना। जिस पर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। यह देखकर सारा ने अपने गुस्से को ठंडा करते कहा, माफ़ करना अगर हमने ज़्यादा गुस्सा कर दिया हो तो। बट ऋषि, आप तो अच्छे से जानते हैं ना, हमें नहीं पता किसी की लाइफ में किस तरह के दर्द है। क्या पता कब हमारी कोई बात सामने वाले को हर्ट कर दे। इसलिए आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना। और हाँ, परेशान हो सुबह जाकर सबसे पहले माफ़ी मांग लेना, समझे तुम? जिस पर ऋषि ने कहा, ओके माँ, मैं समझ गया, एंड आई एम रियली सॉरी। जिस पर सारा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे को चूम कर कहा, ज़्यादा गुस्सा किया हो तो अपनी माँ को माफ़ करना, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर सारा के हाथ को पकड़ते हुए ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं माँ, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ आपने ये सब मेरे लिए ही कहा है, इसलिए फिक्र मत करिए, मैं सुबह ही उससे माफ़ी मांग लूँगा। जिस पर सारा ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मेरा प्यारा बच्चा, चल अब सो जा, सुबह बहुत काम है ना घर में। जिस पर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसी वक्त अभिमन्यु ने भी रूम में आते हुए मुंह बनाते कहा, अगर आपका बच्चा अपने बच्चे से प्यार करना हो गया हो तो अपने पति पर भी ध्यान दे दीजिए। आप हमें बिना बताए हमें अकेला छोड़कर चली आती हैं और हमें कि आपको यहाँ से वहाँ पूरे घर में ढूंढते फिरते हैं। वहीं अभिमन्यु की बात को सुनकर दोनों की नजरें दरवाजे पर खड़ी हुई अभिमन्यु की तरफ चली गई थी, जो कि नाराजगी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। वहीं रवि की बात पर ऋषि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वहीं सारा ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, आप क्या छोटे बच्चे हैं
जो अपने पास न पाकर इधर उधर मुझे ढूंढने लगते हैं। जिस पर अभी ने जल्दी से कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, बच्चा ही तो हूँ। जिस पर सारा ने जल्दी से आगे बढ़कर अभी के सीने पर मारते हुए कहा, आप ना क्या है, ये हमारे सामने हमारा बच्चा बैठा है, थोड़ी तो शर्म लिहाज कीजिए। जिस पर अभिमन्यु ने ऋषि की तरफ देखते कहा, क्यों ऋषि, हमने कुछ गलत कहा क्या? जिस पर सारा अभी को मुंह खोले देख रही थी। वहीं ऋषि कुछ बोलता उससे पहले ही सारा अभी के हाथ को पकड़कर दोनों नोक झोंक करते वहां से चले गए थे। वहीं ऋषि बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी मॉम डैड की जोड़ी सबसे बेस्ट लगती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा उदास हो गया था। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी को देखने लगा और किसी गहरी सोच में डूब गया था। अगली सुबह सुबह होते ही सारे सभी लोग जल्दी जल्दी से खड़े हो गए थे, क्योंकि सभी लोग में एंगेजमेंट होने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो थी। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। सभी लड़के बड़े बुजुर्ग बाहर वॉक पर गए हुए थे। घर पर सभी लोग काम में लगे हुए थे। वहीं लेट उठने वाली रागनी दिव्या भी आज जल्दी से खड़ी हो गई थी। वहीं ऋषि अपने कमरे में था, वह तैयार होकर लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। तभी दिव्या और रागनी जल्दी से भागते हुए ऋषि के रूम में आई। दोनों ने अपने हाथों का शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। रागनी ने जल्दी से खुशी के साथ कहा, भाई देखिए ना, हम आपके लिए क्या लेकर आए थे। साथ ही दिव्या ने खुशी के साथ कहा, हाँ भाई, और वह ये बताने में नाविक की सबसे अच्छी ड्रेस किसकी लग रही है। उसकी बात को सुनकर ऋषि ने अपने लैपटॉप को साइड किया और फिर दोनों को ही देखने लगा था। वहीं बाहर से अविनाश ने आते हुए कहा, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। सच में हर चीज़ में कंपटीशन करने की तो जैसे इन दोनों को ही आदत से हो गई है। पता नहीं कंपटीशन करके कहाँ जाने वाले हैं ये दोनों। उसकी बात को सुनते ही दिव्या और रागिनी ने अविनाश को घूरते हुए देखा। वहीं दिव्या ने आंखें दिखाते हुए कहा, भाई आप ना ज़्यादा मत बोलिए। हाँ, हमने आपसे कुछ बोला नहीं ना, हम ऋषि भाई से बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करते रहिए, हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।